नमस्कार साथियों। आज हम यूरोप में समाजवाद की दो परंपराओं के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। जिस यूरोपीय समाजवाद की हम बात कर रहे हैं या जिस सोशलिज्म को यूरोप की धरती पर हम देखना चाह रहे हैं, वह दो परंपराओं से विकसित हुआ। जो पहली परंपरा है उसे ग्रीक ट्रेडिशन कहा जाता है और जो दूसरी परंपरा है उस परंपरा को जेविश क्रिश्चियन ट्रेडिशन कहा जाता है। समाजवाद की परंपराएं यूनानी एवं यहूदी ईसाईयत परंपरा, इस नाम से इन दोनों परंपराओं को जाना जाता है। जब हम इन दोनों परंपराओं की बात करते हैं तो सबसे पहले, जैसे पूर्व व्याख्यान में मैंने बताया कि यूरोप को समाजवाद की जन्मस्थली कहा जाता है। जो राजनीतिक दुनिया के दो दृष्टिकोण हैं और उन दृष्टिकोणों में जो भारतीय दृष्टिकोण है उसका एक अलग स्वरूप है और जो पश्चिमी दृष्टिकोण है उसका एक अलग स्वरूप है। उस व्याख्यान में हमने जाना कि समाज को भारतीय दृष्टिकोण किस नज़रिए से परिभाषित करता है और यूरोपीय दृष्टिकोण किस नज़रिए से परिभाषित करता है। इस व्याख्यान में हम देखेंगे कि समाजवाद जो आइडिया है, वह आइडिया जो बेसिकली 18th सेंचुरी में आया, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो दो तरह के बैकग्राउंड की बात करते हैं, यूनानी परंपरा और यहूदी ईसाईयत परंपरा। जो यूनानी परंपरा है वह विशेष रूप से स्पार्टा और एथेंस से इसका जन्म होता है। स्पार्टन्स और एथेंस वासी अपना अपना उनका जीने का एक तरीका होता है और वह वे ऑफ लाइफ सोशलिज्म को डिफ़ाइन करता है, उसको व्यक्त करता है, उसके बारे में बताता है। दूसरी ट्रेडिशन जो है वो हज़रत मूसा से आरंभ होती है और यह ट्रेडिशन जिसे यहूदी ईसाईयत परंपरा कहा जाता है। ईसाईयत इसमें इसलिए लिखा गया है कि हज़रत मूसा जो इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के लिए एक होली लैंड के रूप में है, उसके जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो मोरल एजुकेशन के रूप में, नैतिक शिक्षाओं के रूप में उसे हम देखते हैं। जो 10 कमांडमेंट्स ऑफ हज़रत मोसेस हैं वो विशेष रूप से सामाजिक सिद्धांतों से, नैतिक शिक्षाओं से, या हम कह सकते हैं मानवीय धर्म से संबंधित परंपराएं रही हैं, उससे संबंधित ईश्वरीय आदेश उनको कहा जाता है और वो विशेष रूप से मानव के हित से जुड़ी हुई हैं, ऐसा उन 10 शिक्षाओं में और ईश्वरीय आदेशों में लिखा गया है। ईसाईयतवाद है जिसमें लिखा गया है कि जो जेडुइज्म है उसका जो कॉम्पिटेंट है या जो कम्प्लीमेंशन है वो क्रिश्चियनिटी में है। ईसाईवाद में उसकी पूर्णता है और जैसा कहा भी गया है कि ईसाईवाद जो यहूदी धर्म है या जुडाइज्म है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आया, अपितु उसको एक रिफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर देने के लिए, उसको नया या पूर्ण स्वरूप देने के लिए आया है। हम कह सकते हैं यहूदीवाद की जो समाजवादी परंपरा है उसकी पूर्णता ईसाईवाद में हमें दिखाई देती है। तो आइए साथियों इस पर विस्तार से परिचर्चा करें। जिस यूनानी परंपरा की हम बात करते हैं उस यूनानी परंपरा के दो स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। स्पार्टा, जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में देख पा रहे हैं, स्पार्टन्स के लोग उस समय की जो शताब्दी ईस्वी पूर्व की हम बात कर रहे हैं, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो स्पार्टा की जब शिक्षाओं की बात करते हैं तो स्पार्टा सैनिक शिक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, उसकी जो शिक्षा पद्धति थी सबसे महत्वपूर्ण थी। और यहाँ स्पार्टा में जिसकी हम एक बात करते हैं वह लिक्रिगस के नाम से उसे जाना जाता है और वह इस बात से बड़ा ही असंतुष्ट था कि जो ज़मीनों का वितरण है वो असमान है और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, बहुत से लोगों के पास बहुत कम ज़मीनें हैं। तो इसलिए हम देखें पोलिटास ने, जिसको प्लूटास के शब्दों में देखें कि वो उसके बारे में उतना नहीं जानते, परंतु वो मार्क्सवादी परंपरा का ही उद्भव था एक तरह से, जिनका ये मानना था कि जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का वितरण है, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वालिटी बेसिस पर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की यहाँ बात की गई, समानता की बात कही गई है, जो कि समाजवाद का एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। दूसरा कि इसी परंपरा की जब हम आगे बात करते हैं तो जिसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी माना गया
या स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में महिला और पुरुषों दोनों को जो मिलिट्री एजुकेशन थी, म्यूजिक की एजुकेशन थी, तमाम तरह की जो शिक्षाएं थी वो सबके लिए थी और ये शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान की जाती थी। इसलिए राज्य के प्रति या जो समाज था उसके प्रति जो कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल उदित हुआ कि एक सबके लिए है, सब एक के लिए, ऐसा स्पार्टन सोसाइटी थी। और यही कारण था कि स्पार्टा की जो सैनिक पद्धति है उसमें या जो नेशनलिज्म है वो सभी लोग आपस में जुड़ी हुई थे, उनमें राष्ट्रवाद की बहुत गहरी भावना थी और वो युद्ध को जी जान से लड़ते थे। वह लिक्रोगस से लेकर लुथोस के शब्दों में हमें देखने को मिलता है किस तरह से स्पार्टन्स का जो वॉर टैक्टिक्स थी और वो लोग एक दूसरे को इक्वालिटी के बेसिस पर जो ज़मीनों का वितरण किया गया और एक तरह से कह सकते हैं कि एक कम्युनिस्टिक लाइफ और वे को डिज़ाइन किया गया, जो जीवन का साम्यवादी तरीका है उसको उन्होंने शुरू किया। ये है ग्रीक ट्रेडिशन का एक छोटा सा हिस्सा था। दूसरा जो इसका केंद्रीय स्थल रहा है जो स्पार्टा से आगे बढ़ा, वो दो जगह हमें देखने को मिलता है। एक क्रेटे में जो कि वो एक छोटा सा द्वीप है और वहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं लिकरगस के द्वारा इसको स्थापित किया गया, और इस क्रेटे द्वीप में जो कि महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है, इस द्वीप पर समानता की बात कही गई और ये कहा गया कि जो लोग हैं वो विलासतापूर्ण जीवन नहीं जिए, वो सभी लोग मेहनत करें और सब लोगों के लिए अधिकांश जो मानवीय जीवन की न्यूनतम आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं वो सबको उपलब्ध होए। तो ये क्रेटे वही स्थान माना गया है जहाँ पर हजरत मूसा ने पहली बार ईश्वर की आवाज़ सुनी थी, या इसको हम कह सकते हैं कि ईश्वर से जो आवाज़ है जिसको हम कंसाइंस वॉइस कहते हैं या अंतः चेतना की जो आवाज़ है, 10 कमांडमेंट्स की बात है, यही माउंटेन ऑफ क्रेटे का जो माउंटेन पर्वत है उसी पर्वत पर हजरत मूसा ने इस ईश्वरीय आवाज़ और 10 कमांडमेंट्स की बात कही है। तो वहाँ पर इस नैतिक शिक्षा को लागू किया गया और समानता की जो बात थी उसको स्थापित किया गया, स्ट्रक्चर में डाला गया, ऐसा माना जाता है। दूसरा जो क्रेटे की जो परंपरा थी वही आगे के जो एक तरह से इटालिक कॉन्टिनेंटल का एक इटालिक जो आइलैंड था उसका एक छोटा सा हिस्सा है और जिसे हम लिपारी के नाम से जाने जाते हैं। तो लिपारी भी एक द्वीपीय समूह वाला देश है, ये भी एक छोटा सा आइलैंड है। और लिपारी में जो लोगों की रहन सहन की और शिक्षा व्यवस्था की, घर बार की जो व्यवस्था थी वो एक आदर्श व्यवस्था मानी गई है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि कम्युनिज्म की जो अवधारणा है, साम्यवाद की जो अवधारणा है, मानव मात्र की भी जो समानता है, न्याय है, स्वतंत्रता है, शोषण विहीनता की स्थिति है, उस स्थिति को एक आदर्श स्वरूप में अभिव्यक्त किया गया है, बताया गया है, जो ग्रीक ट्रेडिशन का एक छोटा सा हिस्सा है। दो मुख्य केंद्र रहे हैं ग्रीक ट्रेडिशन के, उसको माना जाता है। इसके अलावा मेन जो इस ट्रेडिशन की हिस्सा रहा है उसे एथेंस के नाम से जाना जाता है। ये एथेंस एक बड़ा मकदूनिया साम्राज्य का हिस्सा है और ग्रीस की एक कैपिटल के रूप में जाना जाता है। ग्रीस ये उन्हें यूनान आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये इसके कैपिटल के रूप में एक छोटा सा नगर एथेंस नगर है जो स्पार्टा की तरह बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। एथेंस की धरती ने बहुत से दार्शनिकों को जन्म दिया है, जिनमें सुकरात का नाम आपने सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा, मैगस्थनीज योद्धा आक्रांता उसका नाम सुना होगा। तो एथेंस की धरती ने बहुत से दार्शनिकों को जन्म दिया है और इन दर्शन शास्त्रियों ने एक नई व्यवस्था की बात कही जिसे हम कह सकते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, आइडल जो स्टेट है, उस आइडल स्टेट में हम कम्युनिज्म को देखते हैं, जहां प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में और उत्तरावस्था की जो करती है जो द लॉज में उसको डिफाइन किया है। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत अंतराल है परंतु वह एक कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात कहता है, संपत्ति का साम्यवाद और परिवार के साम्यवाद की उसने बात कही है, जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करता है और जो स्टेट की ड्यूटी होती है उस ड्यूटी में सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। और उसको हम फर्स्ट कम्युनिस्ट फिलोसोफर भी कह सकते हैं, पहला साम्यवादी दार्शनिक चिंतक भी उनको माना जाता है। यही परंपरा आगे पोलिबियस के रूप में हमें देखने को मिलती है। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो जो क्रिश्चियनिटी की परंपरा है वो ग्रीक से
एक अलग स्वरूप में, जिसको आप रोमन एम्पायर कहते हो, उस रोमन एम्पायर के माध्यम से आगे बढ़ती हुई सन थॉमस एक्विनास के चिंतन में मिलती है। और ये मैकियावेली से होते हुए हमें कार्ल मार्क्स और बुकानिन, क्रोपाटकिन, जोसेफ रोंदा के रूप में दिखाई देती है, जो ईसा मसीह की उस ट्रेडिशन के रूप में जिसको आप यरूशलेम कहते हैं, जहाँ पवित्र होली लैंड कहा जाता है इस्लाम के लिए और यहूदी धर्म के लिए और ईसाई धर्म के लिए, उसका ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है और जिसको कैथोलिक प्रोटेस्टेंट भी कहा जाता है। इसमें यहाँ आकर हम इसकी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ये ईसाईत्वाद की परंपरा है, यहूदी ईसाईत्वाद की, जो 10 कमांडमेंट ऑफ मोसेस और लॉ मोसेस या मोसेस लॉ के नाम से इसको जाना जाता है। मूसा के कानून या मूसा की जो संहिता है, वह संहिता इसका प्रादुर्भाव करती है। आगे की जो इसमें विचारकों की हम बात करें, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति को महत्वपूर्ण ध्यान में रखते हुए यूटोपियन जो सोशलिस्ट हैं, वो ईसाईयत और यहूदीवादी परंपरा के प्रवर्तक हैं, जिसमें सेंट साइमन की हम बात करते हैं, विलियम गॉडविन की बात करते हैं, चार्ल्स फोरियर की बात करते हैं, रॉबर्ट ओवन की बात करते हैं। आगे की परंपरा में साइंटिफिक सोशलिज्म में कार्ल मार्क्स की हम बात करते हैं, एंगल्स की बात करते हैं। अराजकतावादी में प्रिंस क्रोपाटकिन है, बाकुनिन है, जोसेफ रोंदा है। ये तमाम तरह के जो फिलोसोफर हैं वो यहूदीयत और ईसाई परंपरा है, विशेष रूप से ईसाई परंपरा इसको कहा जाता है, जिन्होंने समाजवाद को एक नए स्वरूप में डिजाइन किया। रॉबर्ट ओवन के टर्मिनोलॉजी से लेकर, फ्रांस की क्रांति से लेकर, रूसो से लेकर, कार्ल मार्क्स के चिंतन में यह अपनी पूर्णता प्राप्त करती हुई हमें दिखाई देती है, जिसकी अग्रिम श्रृंखला में हम फेबियनिज्म, क्रिस्टोफर फेबियन के निर्देशन में जो हमें दिखाई देती है। इवोल्यूशनरी सोशलिज्म उसको कहा जाता है, जिसको हम राज के समाजवाद भी कहते हैं, विकासवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और समाजवाद के विविध स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दो तरह की ट्रेडिशन रही हैं, परंपराएं रही हैं। इसमें पहली परंपरा को ग्रीक ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है और दूसरी परंपरा को जेडुइज्म, क्रिश्चियनिटी ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही परंपराओं का जो दर्शन है वो समाज के लिए एक अलग तरह का दर्शन है और उनका मानना है कि समाज को इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए कोऑपरेटिव फॉर्मूले को डिजाइन करना होता है। और अगर हम समाज को एक बरकरार रखना चाहते हैं एक समूह में, तो हमें समानता, न्याय, स्वतंत्रता के जो आदर्श हैं, जो मानवता के आदर्श हैं, जो ह्यूमन बीइंग के आइडल हैं, नॉर्म्स, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो समाज है ईसाईयत में, उसमें ह्यूमन डिग्निटी हम देखते हैं, इक्वालिटी हम देखते हैं, फ्रीडम हम देखते हैं, लिबर्टी हम देखते हैं। जबकि जो समाजवाद की, भारत की बात करें तो वह है इनके अभाव वाला एक समाज है, जो निसंदेह गौतम बुद्ध के समय एक अच्छा और आदर्श समाज, जो यूनानी यहूदी समाज से भी पुराना समाज है, या सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, या मौर्य साम्राज्य का जो समाज था, वह एक अच्छा समाज था। लेकिन इसके बाद जब से मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के पोते बृहदत्त की पुष्यपुत्र शुंग ने ब्राह्मण सेनापति ने हत्या की है, उस समय से लेकर, उस 187 ईस्वा पूर्व से लेकर आज 2023 तक की हम बात करते हैं, तो भारतीय समाजवाद एक जातीय समाजवाद पर आधारित है। और भारत की जो पहचान है भारतीय समाज के रूप में नहीं है, अपितु अपनी अपनी जातीय समाजवाद के रूप में है। और यही कारण है कि भारत जो है एक राष्ट्र के रूप में अभी तक उभर कर स्थापित नहीं हो पाया है। ये हमें यूरोपियन समाजवाद से कुछ सीखने को, शिक्षा भी मिलती है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम यूरोपियन सोशलिस्ट को अपना ले, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें जो हमें अपनानी चाहिए, जो मानवता को, स्वतंत्रता को, जो न्याय को, जो शोषण विहीनता की स्थिति को स्थापित करती हैं, निसंदेह उनका हमें फॉलो करना चाहिए। जब संविधान इतने देशों से हमने अपनाया है, अच्छे उपबंध लिए हैं, क्यों न सोसाइटी को भी कुछ ऐसी सीख, कुछ ऐसे लर्निंग अपनानी चाहिए जो इंडियन सोसाइटी को भारतीय समाज के रूप में परिवर्तित कर सकें। और जो ये वर्ण व्यवस्था है और जो जाति व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवाद के कारण पहले 4 वर्णों में और स्वतंत्रता के बाद, या जब जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो लगभग 6000 से ज़्यादा जातियों में भारतीय बहुजन समाज को विभाजित किया गया है। ये भारतीय समाज पर अपने आप में एक बड़ा ही कलंक है और इस कलंक को मिटाने के लिए हमें यूरोपियन समाजवाद से कुछ सीखना होगा। मेरा व्याख्यान सुनने और देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि मेरा व्याख्यान आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट एंड शेयर दी वीडियोज़। थैंक यू सो मच।